हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है भारत का भौगोलिक परिचय भाग 2 में। तो पिछला भाग आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज उसी भाग को आगे करते हुए भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 6 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। उसमें पहले पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र और द्वीप के बारे में। इसमें मित्रों जितने भी प्रश्न बनेंगे और आगे बनने वाले होंगे सभी के बारे में पूरी तरह विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पर्वत। देखिए पर्वत में दोस्तों, तो आज बेसिकली हिमालय के बारे में अगर बात करेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में शामिल है। तो इसी के बारे में पहले हम पर्वत की बात कर लेंगे। तो पहले हिमालय पर्वत के विकास की बात करेंगे तो ऐसी मान्यताएं हैं कि जो हिमालय पर्वत है इसके पहले वहाँ पे तेथी सागर हुआ करता था और प्लेटों के दबाव के कारण हिमालय पर्वत जो है कि उठकर ऊपर आ गया और एक वलित पर्वत का निर्माण हो गया। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं और इस हिमालय को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं, सुलेमान। अफगानिस्तान में इसे हिंदुकुश के नाम से जाना जाता है। और इसी पर्वत को नेपाल में सागर माता के नाम से, और म्यांमार में अराकयोमा के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो यहीं से प्रश्न बन जाते हैं कि हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से, नेपाल में किस नाम से, अफगानिस्तान में किस नाम से और पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। और अब हिमालय पर्वत का जब विस्तार की बात करेंगे तो पूरे विस्तार इसका 2400 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, जो ट्रांस हिमालय है इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, जो कि आपके पीओके में विवादित क्षेत्र है, वहीं पर स्थित है। तो प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप मारेंगे कंचनजंगा सिक्किम। इसको मारेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बृहत हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे। तो शिवालिक श्रेणी में मित्रों जो उत्तराखंड का विकास है, यानी उत्तराखंड का जितना क्षेत्रफल है सब शिवालिक श्रेणी पर स्थित है और इसे दून के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि दून क्या है, तो शिवालिक श्रेणी पर बसे हुए जितने भी क्षेत्रफल आबादियां हैं सबको दून कहा जाता है। आगे आगे चलते हैं। कुछ इधर भी है, एक अरावली है। तो पहले अरावली से प्रश्न बनते हैं कि अरावली किस प्रकार की पर्वत है। तो अरावली जो है एक वलित पर्वत का ही उदाहरण है, लेकिन अब उसमें अपर्दन और अपक्षय की वजह से अब उसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में डाल दिया गया है। तो लेकिन इससे जो प्रश्न बनते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद विंध्याचल में भी है। तो विंध्याचल मित्रों ये तो डिवाइडेशन का काम भी करता है कि विंध्याचल के ऊपर आपका उत्तर भारत और विंध्याचल के नीचे
आपका दक्षिण भारत स्थित होता है। उसके जस्ट नीचे आएंगे आप तो एक पड़ता है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा से कई नदियों का भी उद्गम स्थल है, जैसे आपका नर्मदा है, सोन नदी है, ताप्ती है, सब यहीं से निकलती हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। उसके बाद दक्षिण भारत में भी कुछ पहाड़ियां हैं, उसके बारे में हम जांच लेंगे। मित्रों, दक्षिण भारत में एक तो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ये आपका 26-37 मीटर ऊंचाई है। अगर नीलगिरी की विकास की बात करेंगे तो मित्रों, जो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आकर मिल जाते हैं वहीं पे नीलगिरी का विकास होता है। जैसे किसी रस्सी को, किसी दो रस्सियों को अगर आपको जोड़ना होता है तो जहां पे आप जोड़ते हैं वहां पर गांठ हो जाता है, तो उसी प्रकार दोनों सिरों का जहां पे मेल हो जाता है वहीं पे नीलगिरी पर्वत का विकास हो जाता है। तो इससे प्रश्न बनते हैं कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। इसी के नीचे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अन्नैनमुदी है। अन्नैनमुदी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपका 26-96 मीटर। तो मित्रों, प्रश्न बना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नैनमुदी है। अब चलते हैं मैदान की तरफ। तो जो मैदानी क्षेत्र मित्रों, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उनका जो मैदानी क्षेत्र होता है उसी में कृषि सर्वाधिक किए जाते हैं और वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विकास होता है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं हिमालय का, इसमें कई नदियाँ इसके काटती हुई निकलती हैं, जिसमें आपका सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, काली, तीस्ता सब नदियाँ हैं। इसी के मैदानी क्षेत्र में भी कृषि सर्वाधिक की जाती है। ऐसे कहा भी जाता है कि जो भारत है कृषि प्रमुख देश है। तो इसमें थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसी में सर्वाधिक कृषि की जाती है और इसी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का भारत में क्षेत्रफल देखेंगे तो कुल उपजाऊ मिट्टी का 43% जलोढ़ मिट्टी है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो आपका खादर और एक बालू। खादर मिट्टी जो नवीन मिट्टी होती है, जो बाढ़ जब आ जाती है तो बाढ़ के समय नदियों के साथ कुछ खनिज लवण आ जाते हैं और बाढ़ जब वापस जाती है तो उसको छोड़ देती है वहीं पे, उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ये नवीन मिट्टी होती है और ये पुरानी मिट्टी होती है और ज़्यादा उपजाऊ भी खादर मिट्टी ही होती है। आइए चलते हैं पठार की तरफ। देखिए बीच में मित्रों एक है मालवा का पठार, उसके बाद यहाँ पे एक दक्कन का पठार। इनके अगर विकास की बात करेंगे तो ये जो पठार है इनका विकास हुआ है ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी का लावा जो निकला और वो ठंडा हो गया तो वो जब चट्टान के रूप में उनका निर्माण हो गया। इस वजह से दक्कन का पठार और मालवा का पठार। और बहुत ही एक फेमस है यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। ये पठार जो है झारखंड में स्थित है और इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर का मतलब होता है कि
ऐसा क्षेत्र जो खनिज संसाधनों से पूरी तरह परिपूर्ण हो उसे रूर कहा जाता है। तो यह भारत का रूर, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। इसी के जस्ट बगल में एक और पठार है जिसे मेघालय का पठार कहा जाता है और इसे 3 नामों से जाना जाता है: गारो, खासी, जयंतिया। ये 3 नाम से जाना जाता है और इन्हीं पहाड़ियों में 3 जनजातियां भी निवास करती हैं। उन्हीं के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो गारो, खासी, जयंतिया प्रश्न पूछा गया है कि किस देश की जनजाति है या किस देश में ये पहाड़ियां इस नाम से विकसित हैं। तो ये भारत में पूछेगा कहाँ पर, तो मेघालय में। और इसी में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा की बात करेगा तो मेघालय मानसीराम में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है विश्व का, तो आपका आटाकामा मरुस्थल चिली में होता है, दक्षिणी अमेरिका में। तो यह बात याद रखेंगे। आइए चलते हैं मरुस्थल की तरफ। मरुस्थल भारत में एक है और भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में है आपका थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, इसमें झाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ शुष्क पौधे भी पाए जाते हैं। आगे चलने के बाद मित्रों चलते हैं तटीय क्षेत्र की तरफ। तो ये जो आपका 9 राज्य होते हैं तटीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत के, और इन तटों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस बात में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आगे चलते हैं। तो भारत के 2 हैं ऐसे तट प्रमुख, जिसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है और उनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो गुजरात से लेकर गोवा तक जो तट होता है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद गोवा से लेकर मंगलुरु तक जो तट होता है उसको केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक यानी कि दक्षिण भारत का सबसे अंतिम बिंदु तक जो तट फैला हुआ होता है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है और इसे पश्चिमी तट कहा जाता है। और इसका एक और नाम है सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। इधर अगर आप पूरब की तरफ चलेंगे तो आपका कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक जो तट विकसित है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कृष्णा नदी के मुहाने से गोदावरी के मुहाने तक जो तट विकसित है उसे गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा मित्रों एक हीरे की खान भी है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद गोदावरी के मुहाने से पश्चिम बंगाल तक जो तट का विकास हुआ है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और सारी नदियां इसी दक्षिण भारत की आप देखेंगे ज्यादातर नदियां इसी तट से उनका उद्गम होता है। तो ये जो तट है यानी कि पश्चिमी तट जो है वो बहुत थोड़ा हाइट पर है, इस वजह से नदियां सर्वाधिक यहीं से निकलती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, द्वीप की बात करेंगे। इधर आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, उधर हिंद महासागर है। भारत में कुल टोटल 247 द्वीप स्थित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 204 द्वीप आपके पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और 43 अरब सागर में पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है द्वीपों की जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार स्थित होता है। तो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इसका नाम है सैंडी पीक
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद इसी द्वीप समूह में भारत की 2 ज्वालामुखी पाई जाती है। एक का नाम है बैरन और दूसरे का नारकोडम। नारकोडम विशेषता इनकी यह है कि जो बैरन ज्वालामुखी है यह सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये वाली जो आप देख रहे हो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। तो ये तो रहा भारत का भौगोलिक परिचय भाग 2। और भाग 1 अगर आपको देखना हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।